Hello students, welcome once again, and in this video we will continue our chapter 7 in history, and this is civilizing the native, educating the nation with the remaining points of this chapter. So we will start with the point, the demand for the moral education. The argument for practical education was strongly criticized by the Christian missionaries in India in the 19th century. The missionaries felt that the education should attempt to improve the moral character of the people, and morality could be improved only through Christian education. जो प्रैक्टिकल एजुकेशन थी उसके लिए स्ट्रांगली उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। क्रिश्चियन मिशनरीज जो इंडिया के अंदर थे 19th सेंचुरी में, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया। जो मिशनरीज थे उनका मानना था कि एजुकेशन से लोगों के मॉरल कैरेक्टर को इम्प्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे उन लोगों के मॉरल कैरेक्टर को इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि मॉरलिटी क्रिश्चियन एजुकेशन को के द्वारा क्रिश्चियन एजुकेशन को ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। अंटिल 1813 द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अपोज्ड टू मिशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया, और 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से जो मिशनरीज एक्टिविटीज़ थी इंडिया के अंदर वो ज़्यादा बढ़ गई। बट इट फियर दैट मिशनरीज एक्टिविटी वुड प्रोवोक रिएक्शन अमंगस्ट द लोकल पॉपुलेशन एंड मेक दैम सस्पिशियस ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया। लेकिन एक डर था कि जो मिशनरीज एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से ये लोगों को, जो मिशनरी एक्टिविटी है वो लोगों को प्रोवोक कर रही है, यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के ऊपर एक तरह से उनको प्रेशराइज कर रही है, और जो यहाँ के लोग हैं वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट की प्रेजेंस है इंडिया के अंदर उस पर सस्पेक्ट कर रहे हैं। अनेबल टू एस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन विद इन ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज, द मिशनरीज सेट अप अ मिशन एट सेरामपुर इन एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर जो टेरिटरीज थी वहाँ पर ये मिशनरीज अपना कोई भी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो इन मिशनरीज ने सेरामपुर एक एरिया पड़ता था जो दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आता था, उनके कंट्रोल में था, वहाँ पे पहला इंस्टीट्यूट सेटअप किया। अ प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेट इन 1800 एंड अ कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन 1818। सबसे पहले 1800 में एक प्रिंटिंग प्रेस को यहाँ सेटअप किया गया, दैन एक कॉलेज को 1818 में यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। ओवर द 19th सेंचुरी मिशनरी स्कूल वर सेट अप ऑल ओवर इंडिया, और 19th सेंचुरी के आखिर तक ये इस मिशनरी स्कूल पूरे इंडिया में फैल गए। आफ्टर 1857 हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज reluctant टू डायरेक्टली सपोर्ट मिशनरी एजुकेशन, और 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर इन मिशनरी एजुकेशन के जो सब स्कूल थे इनको सपोर्ट करना, डायरेक्टली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। देयर वॉज अ फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम्स, प्रैक्टिस, बिलीव्स एंड रिलीजियस आइडियाज माइट एनरेज नेटिव ओपिनियन, और एक फीलिंग थी कि स्ट्रॉन्ग अटैक हो सकता है इनकी वजह से लोकल कस्टम्स पर, प्रैक्टिस पर, लोगों की जो विश्वास हैं, जो धार्मिक विचारधारा है, जो यहाँ नेटिव जो वर्ड यूज़ हुआ इंडियंस के लिए, उनके ओपिनियन के अगेंस्ट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम। अंग्रेज़ों के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के पहले से क्या आप कुछ भी आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे बच्चों को क्या सिखाया जाता था। हैव यू एवर वंडर्ड वट एवर दे वेंट टू स्कूल। आपको लगता है कि क्या वो, आप जानते हो कि क्या वो लोग स्कूल जाते थे। एंड इफ़ देयर वर स्कूल्स व्हाट हैपन टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल, और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे उनके साथ क्या हुआ। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब हम पढ़ेंगे उस टाइम के जो स्कूल्स थे उनके बारे में, किस तरह के स्कूल्स थे, किस तरह की एजुकेशन, क्या क्या चीज़ें बच्चों को उस टाइम पे चिल्ड्रंस को सिखाई जाती थी। In the 1830s, William Adam, a Scottish missionary, toured the district of Bengal and Bihar. ये एक स्कॉटिश मिशनरी थे विलियम एडम, और 1830s में इन्होंने टू स्टेट ऑफ इंडिया, बंगाल एंड बिहार का टूर किया। ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स, और
इनसे पूछा गया, कंपनी ने इनसे रिपोर्ट मांगी कि एजुकेशन को लेके स्कूल्स की जो वर्नाकुलर स्कूल्स हैं उनकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो कंपनी को ये बताएं। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस्ड इज़ इंटरेस्टिंग, और जो रिपोर्ट एडम ने बनाई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार। एडम ने पाया कि बिहार और बंगाल में मिला के लगभग 1 लाख पाठशालाज हैं। देयर वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट ईच। छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन हैं जिन ये पाठशालाएँ छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है जिनमें लगभग 20 स्टूडेंट से ज़्यादा 20 स्टूडेंट से ज़्यादा किसी में भी कोई स्टूडेंट्स नहीं है। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालाज वर कंसिडरेबल ओवर 20 लैक्स। लेकिन जो टोटल नंबर है चिल्ड्रंस का जिनको पढ़ाया जाता है इन पाठशाला के अंदर वो लगभग 20 लैक्स है। दीज इंस्टीट्यूशन वर सेटअप बाय वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पाठशाला हैं, ये जो वेल्दी पीपल्स हैं सोसाइटी के या फिर जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं उनके द्वारा इनको सेटअप किया गया है। एट टाइम दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर, गुरु, और उस टाइम पे इन पाठशाला को टीचर्स जिन्हें गुरु कहा जाता था वो लोग इनको स्टार्ट करते थे। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल, और जो एजुकेशन का जो सिस्टम था वो काफ़ी फ्लेक्सिबल था, लचीलापन था, उसमें चेंजेस होते रहते थे। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल्स टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशालाज एट द टाइम। आज के टाइम में भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो स्कूल्स में पाठशाला के टाइम से चलती आ रही थी वो आज भी जुड़ी हुई हैं। देयर वर नो फिक्स फ़ी, उस टाइम पे कोई फिक्स फ़ी नहीं होती थी, कोई भी बुक प्रिंट नहीं होती थी, सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, किसी तरह की कोई बेंचेस और चेयर्स का यूज़ नहीं था, ना ब्लैक बोर्ड का यूज़ था, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस नहीं होती थी, कोई रोल नंबर रजिस्टर नहीं होते थे, कोई एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होते थे, ना ही रेगुलर टाइम टेबल था स्कूल का। इन some places classes were held under a banyan tree in order places in the corner of a village shop or a temple or at the guru's home। लेकिन कुछ जगहों पर ये क्लासेस किसी बैनियन ट्री के नीचे, दूसरी जगह जैसे गांव के किसी एक कोने में, किसी दुकान पर या किसी मंदिर में या फिर गुरु के घर पर ही होती थी। फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, और जो फ़ी थी वो पेरेंट्स की इनकम पर डिपेंड करती थी। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, जो अमीर लोग थे वो पुअर लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा फ़ी पे करते थे। टीचिंग वर ओरल, ओरली बच्चों को पढ़ाया जाता था। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरु ही डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और जो भी टीचिंग होती थी वो स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग होती थी। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में बच्चों को नहीं बिठाया जाता था। ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन प्लेस, और सारे बच्चे एक ही साथ बैठकर पढ़ते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, और गुरु अलग अलग ग्रुप्स के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते थे अलग अलग लेवल की उनकी लर्निंग को लेके कि वो किस ग्रुप को क्या सिखा रहे हैं। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स। एडम ने ये डिस्कवर किया कि जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है ये लोकल नीड्स के लिए काफ़ी सुटेबल है। फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड्स, और ये जो क्लासेस होती थी ये हार्वेस्ट टाइम में जब फसल की कटाई का टाइम होता था उस टाइम पे ये क्लासेस नहीं कंटिन्यू नहीं रहती थी बिकॉज उस टाइम पे जो रूरल चिल्ड्रंस थे उन्हें फील्ड्स में अपने पेरेंट्स के साथ वर्क करना पड़ता था। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड, और जब क्रॉप्स कट हो जाती थी और उनको स्टोर कर लिया जाता था देन पाठशाला स्टार्ट हो जाती थी फिर से। दिस मीन दैट द इवन चिल्ड्रन ऑफ पीसेंट्स फैमिली कुड स्टडी। इसका मतलब था, इससे पता चलता है जो पीसेंट्स फैमिली के बच्चे थे वो भी पढ़ाई करते थे, यानी कि जो किसान की फैमिली के बच्चे थे वो भी पढ़ाई करते थे। Our next point is न्यू रूटीन्स नो रूल्स। नए जो रूटीन्स बने, नए जो रूल्स बने वो क्या थे। अप टू द मिड 19th सेंचुरी द कंपनी वॉज कंसर्न प्राइमरीली विद हायर एजुकेशन। 19th सेंचुरी के मिड तक जो कंपनी थी वो उसने कंसर्न करना स्टार्ट कर दिया था प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक। सो इट इज़ अलाउड द लोकल पाठशालास टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। तो इसलिए ये अलाउ किया गया कि जो लोकल पाठशालाज है उनमें जो काम होता है वो बिना किसी भी उसके साथ ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। 1854 के बाद कंपनी ने वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का डिसाइड किया। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम।
imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspections। इन्होंने महसूस किया कि ये कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कुछ नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि रूटीन बने बच्चों में, कुछ रूल्स बने और इंस्पेक्शन भी टाइम टाइम पे होने का निश्चय किया। ये बात भी श्योर की गई कि टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन भी होंगे इन वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम में। हाउ वॉज दिस टू बी डन, ये कैसे होगा। व्हाट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक, कौन से तरीके अपनाएगी कंपनी इस काम को करने के लिए। सो इट्स अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स। इसलिए कंपनी ने कुछ गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट किया गया और एक पंडित को 4 से 5 स्कूलों का चार्ज, उनकी लुक आफ्टर करने का, उनकी देखभाल करने का चार्ज दिया गया। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशालाज एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। और जो काम था पंडित का वो इन पाठशाला में विजिट करना था और ये कोशिश करना था कि वो टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है उसको कैसे इम्प्रूव करे। ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियडिक रिपोर्ट एंड टेक क्लास अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल। जो भी गुरु थे स्कूल के अंदर उनको एक पीरियडिक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला गया और उन्हें रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस को लेने के लिए बोला गया। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। जो सिखाने की चीज़ें थी वो अब टेक्स्ट बुक पर बेस्ड थी, यानी कि किताबें आ गई थी और जो भी सिखाया जाता था एक सिस्टम बनाया गया एनुअली एग्जामिनेशन का, उसके थ्रू टेस्ट किया जाता था कि बच्चों को ने कितना लर्न किया, कितना सीखा। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फ़ी। बच्चों को एक रेगुलर फ़ी पे करने के लिए बोला गया, रेगुलर क्लासेस को अटेंड करने के लिए बोला गया, उन्हें उनकी फिक्स सीट पर बैठने के लिए बोला गया और उन्हें जो न्यू रूल्स बने थे डिसिप्लिन के उनको भी ओबे करने के लिए बोला गया। पाठशालाज विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। जिन पाठशालाज ने नए रूल्स को एक्सेप्ट किया तो उन्हें गवर्नमेंट ने हेल्प की। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट। और जिन लोगों ने मना कर दिया गवर्नमेंट के साथ वर्क करने के लिए, इस न्यू सिस्टम के साथ वर्क करने के लिए, उन्हें गवर्नमेंट से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलेटेड पाठशालाज। और कुछ गुरु जिन्होंने अपने काम को इंडिपेंडेंसली चलाने का सोचा तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था कि वो गवर्नमेंट जिनको हेल्प कर रही है, जो रेगुलेटेड पाठशाला चल रही है, उनके साथ compete करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल पड़ रहा था। The new rules and routines had another consequence. In the earlier system, children from poor peasants families had been able to go to पाठशालाज। जो पुराना सिस्टम था उसमें जो गरीब पीसेंट्स फैमिली के बच्चे थे वो भी एबल थे पाठशाला में जाने के लिए, सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लेक्सिबल, बिकॉज टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था। हार्वेस्ट टाइम पे उन किसी तरह की कोई पाठशाला नहीं चलती थी, उन्हें पाठशाला में नहीं जाना पड़ता था, इसलिए वो फ्लेक्सिबल सिस्टम था। लेकिन जब ये नया सिस्टम आए, नए रूल्स आए तो उसमें रेगुलर स्कूल अटेंड करना पड़ा, डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ा और अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग सीखने, क्योंकि बच्चों में पहले जो उनको सिखाया जाता था वही वो सीखते थे, लेकिन अब वो अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग भी सीख सकते थे, इसलिए ये काफ़ी उनके लिए डिफ़िकल्ट था। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एजेंडा फॉर द नेशनल एजुकेशन। ब्रिटिश ऑफिशियल वर्ड नोट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। केवल जो ब्रिटिश अधिकारी थे वही ऐसे लोग नहीं थे जो भारत में, इंडिया के अंदर एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे। फ्रॉम द अर्ली 19th century many thinkers from different part of India began to talk of the need for a wider spread of education। 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही बहुत सारे अलग अलग पार्ट से इंडिया के ऐसे थिंकर्स आए, ऐसे लोग आए, ऐसे विचारक आए जिन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा देने के बारे में सोचा। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप, सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। और जैसे जैसे ही वेस्टर्न एजुकेशन यूरोप में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे उनकी वजह से कुछ इंडियंस ने महसूस किया कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन हमारी कंट्री के अंदर आएगी तो ये हमें, यानी कि इंडिया को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करेगी। दे आर्ग्यूड द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स। उन्होंने ब्रिटिशर्स को और ज़्यादा स्कूल खोलने के लिए बोला, कॉलेज के लिए बोला, यूनिवर्सिटीज़ ओपन करने के लिए बोला, एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन, और ज़्यादा मनी स्पेंड करने के लिए बोला एजुकेशन पे। एंड यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट्स इन चैप्टर 9। देयर वर अदर इंडियंस हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। लेकिन कुछ इंडियंस ऐसे भी थे जो इस वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे। महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर वर टू सच इंडिविजुअल्स। और महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे दो इंसान थे जो इस वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे। लेट अस लुक एट वाई दे हैड टू से। चलिए देखते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा बोला। इंग्लिश एजुकेशन हैड
enslaved us। महात्मा गांधी जी का, जो गांधी जी थे, उनका मानना था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो हमें अपना दास बना रही है, वो हमको इंस्लेव्ड कर रही है। महात्मा गांधी ने बोला कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है वो हमें इनफेरियरिटी की सेंस को क्रिएट कर रही है माइंड में इंडियंस के। इट मेड दैम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर। ये हमें दिखाती है कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो अच्छी है, वो सुपीरियर है, और हमारा जो प्राइड है अपनी कंट्री को लेके, अपने ऑन कल्चर को लेके, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है ये एजुकेशन। देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन। इस एजुकेशन, महात्मा गांधी ने कहा कि इस एजुकेशन में एक ऐसा पॉइजन है जो हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हमें ये मानने पे मजबूर कर रहा है कि वो सुपीरियर है। इट कास्ट एन एविल स्पिल ऑन दैम। ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ये एक बुराई का प्रतीक है। चार्म्ड बाय द वेस्ट, एप्रिसिएटिंग एवरीथिंग दैट came from the West, Indians educated in these institutions began admiring British rule। और महात्मा गांधी का मानना था कि अगर हम पश्चिमी सभ्यता के बारे में वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ेंगे, वेस्टर्न एजुकेशन गेट करेंगे, तो हम लोग उन्हीं को अप्रिशिएट करेंगे, उन्हीं चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे जो वेस्ट से आएगी। और हमारे जो खुद के इंस्टीट्यूशंस हैं ब्रिटिश रूल में, हम सिर्फ उन्हीं के इंस्टीट्यूशन को एडमायर करेंगे, अपनी इंडियन एजुकेशन को एडमायर नहीं करेंगे। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जो इंडियंस है, ये जो एजुकेशन है ये उनकी हेल्प करे, उनकी अपनी डिग्निटी को सेंस करने में, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को जानने में, अपने आत्मसम्मान को जाने लोग। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही आर्ग्यूड स्टूडेंट टू लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर टू शो द ब्रिटिश दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी अनस्लेव्ड। इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने बोला स्टूडेंट्स को कि उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को छोड़ दीजिए जो आपको ब्रिटिशर्स का दास बनने पर मजबूर कर रहे हैं। हम भारतीय ज़्यादा दिनों तक ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं रहेंगे, इनके लिए एज ए स्लेव वर्क नहीं करेंगे। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज ऑट टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग। महात्मा गांधी ने ये मजबूती के साथ महसूस किया कि जो भारतीय लैंग्वेज है वो टीचिंग का मीडियम होनी चाहिए। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस। जो इंग्लिश एजुकेशन है वो हम भारतीयों को अपंग बना रही है। डिस्टेंस दैम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स। हमें हमारी सोशल सराउंडिंग्स से दूर ले जा रही है। एंड मेड दैम स्ट्रेंजर इन देयर ओन लैंड। और हमें हमारी ही लैंड पर स्ट्रेंजर बना रही है, अजनबी बना रही है। स्पीकिंग अ फॉरेन टंग डिस्पाइजिंग लोकल कल्चर। हम एक विदेशी भाषा को बोलकर अपनी जो हमारा संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मेसेस। और जो इंग्लिश एजुकेटेड लोग हैं वो नहीं जानते कि कैसे हमने एक दूसरे के साथ रिलेट होना है, कैसे अपने रिश्तों को बनाना है। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज। महात्मा गांधी का मानना था जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो पश्चिमी शिक्षा है, वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करती है, हमें उससे किसी भी तरह का ओरल नॉलेज नहीं मिलता। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक रेदर देन लाइव एक्सपीरियंस। ये किताबों पर का ज़्यादा महत्व होता है वेस्टर्न एजुकेशन में, जो हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके कंपैरिजन में, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज की कंपैरिजन में। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ought टू डेवलप अ पर्सन्स माइंड एंड सोल। एजुकेशन, उनका मानना था, उनका बोलना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एक इंसान के माइंड, उसके दिमाग और उसकी सोल दोनों को डेवलप करे। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाई itself did not count as education। लिटरेसी, शिक्षा या फिर सीखना, पढ़ना या लिखना, ये हमें शिक्षा में काउंट नहीं करना चाहिए। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स। लोग अपने हाथों से काम करते हैं, एक क्राफ्ट बनाना सीखते हैं, एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड। और ये भी सीखते हैं कि अलग अलग चीज़ों को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। ये उनके माइंड को भी डेवलप करेगा और उनकी समझने की जो कैपेसिटी होगी उसको भी डेवलप करेगा। एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट सेपरेट, other thinkers also began thinking of a system of national education which would be radically different from that set up by the British। और एज ए नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट फैलाया गया, ये जो राष्ट्रवाद का जो की भावना फैली लोगों में, तो इससे बहुत सारे थिंकर्स आए जिन्होंने सोचना शुरू कर दिया, राष्ट्रीय शिक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि जो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ जो वेस्टर्न एजुकेशन को सेटअप किया है ये काफ़ी अलग है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टैगोर अवार्ड ऑफ पीस। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द पर्सन
who wrote the national anthem of India. He was a nationalist, or he was also a guru and start the classes for the student in Santi Niketan in 1930s. Now we will discuss about the Tagore's abode of peace. शांति का घर यानी कि शांत वातावरण में बच्चे अच्छे से सीखते थे, ये टैगोर का मानना था. Many of you may have heard of शांति निकेतन. आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा शांति निकेतन के बारे में. क्या आप जानते हो ये किसने और कब एस्टेब्लिश किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में इस इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया था. एज ए चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल. जब टैगोर बच्चे थे तो उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था. ही फाउंड इट सफिस्टिकेटिंग एंड ऑपरेसिव. उन्हें ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था. द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन. उन्हें स्कूल जेल की तरह लगते थे. फॉर ही कुड नेवर डू वॉट ही फेल्ट लाइक डूइंग. और वहाँ जाकर वो चीज़ों को नहीं कर सकते थे जिनको वो करना चाहते थे. सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर टैगोर्स माइंड वुड वंडर अवे. जब दूसरे बच्चे टीचर की बात सुनते रहते थे स्कूल जाके तो टैगोर का दिमाग इधर उधर ही घूमता रहता था. द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता सेव्ड टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन. ये जो एक्सपीरियंस था स्कूल के दिनों का कलकत्ता में, टैगोर ने अपने इस आइडिया को एक नया एजुकेशन को एक नई शेप दी. ऑन ग्रोइंग अप ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी, वेयर शी एंड ही could be free and creative, where she and he was able to explore her or his own thoughts and desires. जैसे जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर बड़े हुए उन्होंने एक ऐसे स्कूल को सेटअप करने का चाहा जहाँ पर बच्चे खुश रहे, वो फ्रीली क्रिएटिव चीज़ों को सीख सके, वो एबल हो एक्सप्लोर करने में अपनी थॉट्स और डिज़ायर्स को. टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ought to be a time of self learning outside the rigid and रेस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ स्कूल सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश. रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था जो बचपन है वो एक ऐसा टाइम है जब हमें सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए, खुद से चीज़ों को सीखना चाहिए. हमें डिसिप्लिन में स्कूल सिस्टम में बंद के जो ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट किए थे वहाँ पे जाके चीज़ों को सीखना काफ़ी मुश्किल है. टीचर्स हैड टू बी imaginative, understanding the child and the help the child develop her curiosity. According to Tagore, the exciting schools killed the natural desires of the child to be creative, her sense of wonder. टैगोर का मानना था कि टीचर को समझाना चाहिए बच्चे को उसकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, जो उसकी हेल्प करता है, उसकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करता है. टैगोर के अकॉर्डिंग स्कूल के अंदर जो बच्चों की नेचुरल डिज़ायर होती है चीज़ों को सीखने की, क्रिएटिविटी को सीखने की, वो चली जाती है. टैगोर वॉज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इंक्रेज्ड ओनली विद इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, सो ही चूज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कलकत्ता. टैगोर का सोचना था कि जो क्रिएटिव लर्निंग है वो एनकरेज करती है नेचुरल एनवायरनमेंट में, ज़्यादा एनकरेज होती है, इसलिए उन्होंने अपना स्कूल 100 किलोमीटर दूर कलकत्ता से ओपन किया. एक ऐसे रूरल सेटिंग में जाके उन्होंने देखा और उन्होंने अपने स्कूल का नाम रखा अबोर्ड ऑफ पीस, शांति निकेतन. वेयर लिविंग इन, जब जहाँ शांति में प्रकृति के साथ बच्चे का जो नेचुरल उनकी क्रिएटिविटी है वो कल्टीवेट हो. इन मैनी सेंस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट द एजुकेशन इन सिमिलर से. बहुत सारी बातों में टैगोर और महात्मा गांधी ने एजुकेशन को बहुत सिमिलर वे में सोचा उसके बारे में. देयर वर हावेवर डिफरेंसेस टू, कुछ इनमें डिफरेंसेस भी थे. गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी. गांधी जी ने क्रिटिसाइज़ किया वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्योंकि वो लोग मशीन और टेक्नोलॉजी की वर्शिप करते थे. टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद व्हाट ही शो एज द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन. लेकिन टैगोर चाहते थे कि दोनों ही एलिमेंट्स में मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी बच्चे सीखे और साथ साथ इंडियन ट्रेडिशन को भी वो ना भूले. ही एम्फेसाइज द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन. और उन्होंने शांति निकेतन में बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी दी, अलोंग विद आर्ट, म्यूजिक और डांस के साथ साथ. मैनी इंडिविजुअल एंड थिंकर्स वर
thus thinking about the way a national education system could be fashioned. बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आए जिन्होंने सोचना शुरू किया नेशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो उस टाइम पे फैशन था. सम वांटेड चेंजेस विद इन द सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश. कुछ लोग उस सिस्टम में जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया था उसमें चेंजेस चाहते थे एंड और उन्होंने फेल्ट किया कि जो सिस्टम है ये कुड बी एक्सटेंड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, क्योंकि ये बहुत सारे जो सेक्शंस हैं लोगों के उन तक नहीं पहुंच पाता है. अदर आर्ग दैट अल्टरनेटिव सिस्टम be created so that the people were educated into a culture that was truly national. लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि जो अल्टरनेटिव सिस्टम है उसको क्रिएट करना चाहिए ताकि लोग एजुकेटेड हो कल्चरल सिस्टम के साथ भी, अपने ट्रूली नेशनल राष्ट्रता के साथ उनके कल्चरल सिस्टम को भी सीखे. हु वॉज टू डिफाइन व्हाट वॉज ट्रूली नेशनल. किसने सही मायनों में ट्रूली नेशनल का क्या मतलब है. द डिबेट अबाउट व्हाट दिस नेशनल एजुकेशन ought टू बी कंटिन्यू टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस. और ये जो डिबेट थी ना नेशनल एजुकेशन को लेके, ये हमारी इंडिपेंडेंस के बाद भी चलती रही. इंडिपेंडेंस के बाद भी इस डिबेट पर बातें होती रही. और कौन सा एजुकेशन की कौन से वे को लेके आए, चिल्ड्रन को मिशनरी स्कूल्स में भेजा जाए या फिर उन्हें जो इंडियन स्कूल्स है जहाँ पर नेचर के साथ बच्चे पढ़े वहाँ पे भेजा जाए. इन सब चीज़ों पे जो डिबेट थी वो हमारी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हमारी आज़ादी के बाद भी ये सब डिबेट्स कंटिन्यू रही. सो योर 7th चैप्टर इज़ कंप्लीट हियर. होप यू ऑल हैव लिसन मी केयरफुली.